हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने जितने भी आप सिलेक्टेड लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में दंत चिकित्सक के लिए जो दस्तावेज लगाने हैं, जो कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो उसकी एक वीडियो बनाई थी। पर काफ़ी लोगों को तब भी डाउट है, इसलिए हम दोबारा एक वीडियो आपके लिए बना के डाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो संलग्न दस्तावेजों की सूची, जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके लिए एक परिशिष्ट प्रपत्र दिया है जैसा ये है। इसको ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला जो पेज लगेगा वो यही लगेगा। ध्यान रहे, ये वो वाला पेपर पेज डाउनलोड करें, परिशिष्ट प्रपत्र वो डाउनलोड करें जो आपके रिजल्ट में आया है। जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपका एक परिशिष्ट प्रपत्र लगा हुआ है, तो उसी परिशिष्ट प्रपत्र को आपको लगाना है। देखिए, जो मैंने यहाँ प्रपत्र यूज़ कर रहा हूँ, ये शायद इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, पर आपने जो रिजल्ट के अंदर परिशिष्ट प्रपत्र लगा हुआ है वही आपने यूज़ करना है, दूसरा प्रपत्र यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इसमें क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले बात कि हमें पता है विज्ञापन क्रमांक क्या है, 46/2024। ठीक है, ये हमारा विज्ञापन का क्रमांक है। आवेदक का नाम मान लीजिए, जो भी आप आवेदक हैं, हम एग्जाम्पल के लिए अमन कुमार ले लेते हैं। अमन कुमार मान लीजिए कि आवेदक है। पद का नाम हो गया है दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक हो गया है। विज्ञापन क्रमांक में डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसी /31/12/2024। ठीक है, इतनी बात आपके यहाँ समझ आ गई। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हम एक एक दस्तावेजों का विवरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर है, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ कौन सा दस्तावेज लगाना वो दिया हुआ है, और आपने जो भी दस्तावेज लगाया है उसका जो भी आप सीक्वेंसिंग करेंगे, नंबर डालेंगे, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उपरोक्त परीक्षा में भरे गए ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति, यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भरा था, वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको भरना है और उसकी फोटो स्टेट लगानी है। ठीक है, छाया प्रति का मतलब है फोटो स्टेट। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3 पेज का है, मान लीजिए 3 पेज आते हैं, तो उसमें सीक्वेंसिंग हो जाएगी। ऊपर आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1, और अगर 2 पेज हैं तो उसके आगे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। मान लीजिए हमारा 3 पेज का है, तो 1 से 3 तक, तो हमारा टोटल ऐड हो गया 3, तो उसका टोटल हो गया 3। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको भरना है। उसके बाद उपस्थिति पत्रक, जो कि एक मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी, आपने ओरिजिनल कॉपी लगानी है। जैसा कि जो भी उपस्थिति पत्रक है वो हमने इस फॉर्म के साथ भी अटैच आगे कर रखा है उपस्थिति पत्रक को, तो वो हम आपको बता देंगे कैसे भरना है। तो आपने इसकी मूल प्रति लगानी है, ओरिजिनल कॉपी लगानी है, यानी एक आप लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक ही पेज है, तो आप मान लीजिए 3 पहले हो गए, तो ये नंबर 4 हो जाएगा। तो मान लीजिए एक ही पेज है, तो 4 से 4 तक, और यहाँ टोटल हुआ इसका 1। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिगत विवरण की बात है। इसकी एक मूल प्रति लगेगी, मतलब आप व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, वो काफ़ी लंबा फॉर्म है, उसकी एक आप ओरिजिनल कॉपी को पहले भर लेंगे। भरने के बाद आप उसमें फ़ोटो लगाने के बाद, साइन करने के बाद, उसके 5 सेट बनाएंगे अलग से। उसके अलावा आपको 5 सेट बनाने हैं, जिस पे आपको हर सेट पे आपको साइन करना है। पर जो आप अलग से 5 सेट बना रहे हैं उस पर नंबरिंग नहीं करेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको एक सेट आपने बनाया, उस पर नंबरिंग कर लेंगे। मान लीजिए जितने भी नंबर हैं, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है उपस्थिति आवेदक का विवरण, तो 5 नंबर ये हो गया। अगले पेज पे 6 नंबर हो गया। ठीक है, 7 हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जितने पेज है ऐसे। तो इसी तरीके से आप नंबरिंग कर लेंगे, तो इसका एक पूरा सेट बना लेंगे। सेट बनाने के बाद उसके फोटो स्टेट कराएंगे, और फोटो स्टेट कराने के बाद आप इसके हर कॉपी पे साइन करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितने भी पेज यहाँ से आ गए उसका टोटल हो गया यहाँ पे। उसके बाद आ गया अनुप्रमाणन फॉर्म। इसकी 3 कॉपी, मतलब 3 मूल प्रति, कॉपी नहीं बनाएंगे, मतलब आपने अनुप्रमाणन फॉर्म लेना है। जैसा कि हम इस पे चले जाते हैं, अनुप्रमाणन फॉर्म पे। शायद इसमें मैंने अनुप्रमाणन फॉर्म अटैच नहीं करा है, पर अगर जो आपको हम दोबारा से अनुप्रमाणन फॉर्म दे देंगे। अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको 3 आपको कॉपीज़ भरनी है। बेसिकली आप फॉर्म निकालेंगे, उसको 3 फॉर्म भरेंगे, और उनकी ओरिजिनल ही आप उसमें लगाएंगे, कोई फोटो स्टेट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हो जाएंगे आप उस पृष्ठ के क्रम को यहाँ पे लिख देंगे।
इसके बाद आता है घोषणा पत्र का। घोषणा पत्र में ये लिखना है, मतलब घोषणा पत्र आपको साइट से भी मिल जाएगा, और आपको इसमें यही देना है कि भाई आपको, आप किसी भी चयन परीक्षा में आपको निकाला नहीं गया, तो वो जितना भी होगा वो उसकी आप एक ही कॉपी आप उसकी लगाएंगे। इसके बाद आ जाती है हाई स्कूल की अंक सूची, यानी आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद हायर सेकेंडरी की अंक सूची यानी 12th की मार्कशीट आप यहाँ पे लगाएंगे। विज्ञापन अनुसार स्नातक समस्त वर्षों की अंक सूची एवं उपाधि, यानी आपने BDS की आप सारी ईयर की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर की मार्कशीट, और उसके साथ साथ आप डिग्री लगाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद विज्ञापन अनुसार स्नातकोत्तर समस्त वर्षों की अंकसूची एवं उपाधि, अगर आपने MDS करा हुआ है तो आप MDS की सारे ईयर की मार्कशीट और आप यहाँ डिग्री लगाएंगे। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण की प्रति, अगर आप वहाँ के डोमिसाइल हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल लगाना है, और डोमिसाइल में ध्यान रहे कि आपकी सील भी होनी चाहिए, उस पर प्रॉपर क्रमांक हो, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं विज्ञापन अनुसार अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता केवल उसी विधि में, यानी अगर आपने कोई भी डेंटिस्ट्री में कोई एक्स्ट्रा आपने कोई क्वालिफिकेशन अर्जित करी हुई है तो आप उसके दस्तावेजों की कॉपी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं 12 नंबर की। तो भारतीय मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन प्रमाण, यानी आपने MP डेंटल काउंसिल का यहाँ पे आपने लगाना है रजिस्ट्रेशन, डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगाना है। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये 21/4/2025 के बाद का ना हो, यानी 21/4/25 तक का ही आपने, यानी पहले जब आप फॉर्म फिलिंग करे थे तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वही आपको लगाना है। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो आपने उसका आपने वो लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप SC ST OBC या EWS किसी भी जिसमें भी आपने फॉर्म भरा है उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि 21/4/2025 तक का है। उसके बाद आपने ये बात ध्यान रखनी है, जो भी OBC के कैंडिडेट हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अगर आपने OBC का फॉर्म भरा है तो आपको ये क्रीमी लेयर श्रेणी में आप नहीं आते हैं, उसके लिए एक घोषणा पत्र दिया गया है, वो आपको भरना है। ठीक है, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी भरनी है। उसके बाद हम बात करते हैं EWS के लिए। EWS का, अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीकेंड सोसाइटी से आपने फॉर्म भरा है तो उसका भी आपको 2024 और 25 का वित्त प्रमाण पत्र, मतलब जो कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पे लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि MP में जो लोग MP के मूल निवासी हैं, जो MP का डोमिसाइल ले रहे हैं, उनको वहाँ के आपको रोजगार कार्यालय, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये आपका 21/4/2025 तक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप महिला आवेदक हैं तो या और आपकी शादी हो गई है तो शादी के बाद अगर आपने सरनेम चेंज करा है, मान लीजिए आप पहले दीपिका मल्होत्रा थी और दीपिका कुमारी हो गई हैं, तो जो भी फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है, तो आप उसमें लिखेंगे कि आपका उपनाम परिवर्तन हुआ है, तो उसकी भी एक शपथ की प्रति यहाँ पे लगाई जाएगी। इसके बाद आप किसी भी शासकीय सेवा में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको एक अनापत्ति NOC कहते हैं, NOC अगर आपने ली है डिपार्टमेंट से तो वो NOC आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये आपको अभिवचन पत्र है, इसकी एक मूल कॉपी लगानी है, जो अभी मैं आगे दिया हुआ मैं उसमें भर के आपको दिखा दूंगा। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपने दिखाना है, वो भी 21/4/2025 तक का, उसके बाद का नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अगर आपने कहीं आर्मी में आपने सर्व करा है तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है, तो ये अगर आपने इस चीज़ को पहले उल्लेख करा है तो उसका आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपका कोई एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन ID, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटो, बैंक की पासबुक की कॉपी लगा सकते हैं आप, पर वहाँ ध्यान रहे कि आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए और फोटो पे सील होनी चाहिए, आधी सील कॉपी पे और आधी सील अभी फोटो पे। ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी और ID, गवर्नमेंट ID आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ये एक फॉर्म वो दिया हुआ है कि आपने कोई भी, आपको अगर न्यायालय से आपने कोई कोर्ट केस करा था तो, और कोर्ट केस में आपको जैसे कि फॉर्म फिलिंग की डेट आगे बढ़ाई गई थी, अगर आपने ऐसा कोई भी आपने कोर्ट केस करा था तो उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लगाएंगे। वो फॉर्म दिया हुआ है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा।
इसके बाद यहाँ पे हमने 87% 13% का अभिवचन पत्र है, जो कि आपको साक्षात्कार दिवस के दिन ले जाना है। तो इसे आप, ठीक है, इसको आप भर के रखेंगे, पर अभी आपको इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको साक्षात्कार दिवस के अंदर, ठीक है, ये लेके जाना है। ये कॉपी ले जाइए, इसको लगा दीजिए, इसको एक इसको भी कॉपी लगा दीजिए, ठीक है। और इसको आप साक्षात्कार दिवस के अंदर भी आप प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अगर और इसके अलावा कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो आप 25 नंबर पे यहाँ दिखा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे अपने साइन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी है आपके साइन यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, और इसी सीक्वेंस में आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट के अंदर जो आपका परिशिष्ट प्रपत्र है वही यूज़ करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक एक फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले उपस्थिति पत्रक, और ध्यान रहे जो भी आप फॉर्म भरें वो ब्लू या फिर ब्लैक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरें, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जेल पेन, इंक पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी इंक फैल जाती है और आपका फॉर्म सारा खराब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। वही फ़ोटोज यूज़ करें जो आपने पहले फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज़ करा था, उसकी अलग कॉपी निकलवा लें और उसी को यूज़ करें। इसके बाद आपने यहाँ साइन करने हैं, कोशिश करें। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम आधे फ़ोटो पे आधे बाहर साइन करते हैं, पर यहाँ पे अलग से एक स्पेस दिया हुआ, तो यहीं पे इसको साइन करना है। आवेदन का क्रमांक था 46/2024, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आवेदन क्रमांक 2024 31/12/2024, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं, आपका रोल नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का नाम हमारा हो गया दंत चिकित्सक की परीक्षा थी, ये हमने आपको यहाँ पे डाल दिया है। आवेदित पद का नाम भी दंत चिकित्सक है, तो यहाँ दंत चिकित्सक आ जाएगा। विभाग का नाम आपका हो गया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये आप यहाँ पे डाल देंगे। आवेदक का नाम आपका हिंदी में आ गया, मान लीजिए अमन कुमार के नाम से हम डाल रहे हैं, तो अमन कुमार आप हिंदी में लिख देंगे, और यहाँ पे इंग्लिश में आप अमन कुमार लिख देंगे। कोशिश करिए आप कैपिटल में जितनी भी चीज़ लिखें कैपिटल में लिखें, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आएँ, जो भी आप पत्राचार का माध्यम चाहते हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है। कुछ लोग परमानेंट एड्रेस के अलावा कहीं और रहते हैं, परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग होता है, पर कुछ लोगों का दोनों सेम हो सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जहाँ पे भी आप चाहते हैं आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन हो, तो आप वहाँ आप उसका पता यहाँ डालेंगे। मान लीजिए आप इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर आ जाएगा शहर का नाम, और जिला भी आ गया इंदौर, ठीक है, और राज्य आ गया मध्य प्रदेश। पिन कोड जो भी रहेगा वो आप डाल देंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालते वक्त ये बात ध्यान रखें कि मान लीजिए जो भी आपके आईडी में, जैसे मान लीजिए अमन कुमार @gmail.com, तो डॉट अच्छे से आप यहाँ शो करें, पूरा साफ साफ लिखें। 2 नंबर आपने फ़ोन नंबर डालने हैं, कोशिश करें 2 ही नंबर डालिएगा। ये आपको नहीं भरना है, ये साक्षात्कार के समय पे उपयोग होगा। इसके बाद आप आ जाते हैं व्यक्तिगत विवरण में। व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आपने बताया फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, यहाँ साइन कर देना है। आवेदन क्रमांक ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं, हाँ, अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं तो अपने पिता का नाम लिखेंगे, और अगर आप फीमेल अभ्यर्थी और शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे, नहीं तो आप अपने पिता का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जन्म दिनांक आप जितने भी तारीख को पैदा हुए हैं, मान लीजिए आप 30 जुलाई 1992 को पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसको हिंदी में लिख देंगे 30 जुलाई 1992, ये इस तरीके से आप यहाँ पे हिंदी में इसको लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपके इसकी बने, तो किसी को जो आपको जिसकी हिंदी ठीक हो तो उसी से आप, मतलब उससे पूछ के आप अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे इसे लिखेंगे।
1/1/2025 को आपकी आयु कितनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा आप कितने वर्ष, कितने माह के हैं, कितने दिन के हैं। तो ऐसे कैलेंडर्स भी स्पेसिफिक हैं जहाँ से आपको ये आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका जन्म स्थान, मान लीजिए जहाँ पे जन्म स्थान आपका है, मान लीजिए इंदौर है, उसकी कौन सी तहसील में आपका जन्म हुआ है, कौन जिला इंदौरी हो जाएगा, राज्य आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। आप यदि आप आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी कितने, मतलब आप कितने वर्षों से भी हमें रहना, मान लीजिए 20 वर्ष से रह रहे हैं इंदौर में, तो लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आप किसी आरक्षित वर्ग के सदस्य हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST OBC और OBC का नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपने जो मार्क्स का सर्टिफिकेट बनाया उसका क्रमांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और क्या प्रमाण पत्र विधिवत शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे संलग्न है यानी आपको उसको यहाँ को उसको अटैच करना है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट को। तो इसका बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान डाक का पता जो भी आप चाहते हैं मैं बता चुका हूँ। स्थायी पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। मूल निवास स्थान जहाँ के आप मूल निवासी हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर जो कि 12 नंबर है, उसी को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे डाल देंगे। आवेदक का ईमेल आईडी हम बता चुके हैं, दूरभाष नंबर हम बता चुके हैं। इसके बाद कौन कौन से आपकी जो शैक्षिक आपने जो अर्हताएं हैं उनका विवरण और अंक सूचियों का विवरण आपने यहाँ पे देना है और उसकी कॉपीज भी लगानी है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ इस फॉर्म के साथ आपको वो प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी है। अब देखिए 2 जगह आपसे अलग से अलग मांगा है, इस फॉर्म के साथ भी अलग से करिएगा और ऊपर जो अलग से सीक्वेंस है मांगी है उसमें भी आप अलग से लगाइएगा। ठीक है। अब हाई स्कूल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बोर्ड आपको जो भी रहा होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर CBSE आपका बोर्ड था, वर्ष 2009 था, और जिस भी डेट को आपको रिजल्ट आया है वो आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, 10th का। और जो भी आपकी श्रेणी रही है, मान लीजिए आपके 60% रहे तो आप 60% रहे तो 60% या 60% तो ऊपर है तो ग्रेड आपका आ जाएगा ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे होता है 55 to 60 B और उसके नीचे होता है C। ठीक है, तो अब जो भी रहा, या फिर आपने बहुत बाद में आपने अपने 10वीं 12वीं करी तो वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था CGPA, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। जो भी परीक्षा के विषय रहे, जैसे मेरे हिसाब से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं 10th में, तो आप वहाँ सारे सब्जेक्ट्स आप छोटे छोटे करके डाल दीजिए। उसमें इंग्लिश को ENG लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा करके आप यहाँ डाल सकते हैं। जिस भी आप स्कूल से पढ़े हो, मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़े तो केंद्रीय विद्यालय यानी KV आ जाएगा। ठीक है, और कौन से केंद्रीय से आप पढ़े हैं, जो भी आपका 10th का रिजल्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल जो भी आपका नंबर रहा है यहाँ रहा हो तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे यहाँ पे 12th का आ जाएगा और सारी चीज़ें यहीं आ जाएगी। सब लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, इंग्लिश रही होगी, मैथ रही हो सकती है या कोई और सब्जेक्ट, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही आपको BDS आ जाएगा। मान लीजिए आप BDS में जिस भी आप यूनिवर्सिटी से थे, मान लीजिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, तो ये यहाँ डाल दिया, उसका वर्ष डाल दिया, जब आपके BDS किस ईयर में आपका रिजल्ट आ गया है और किस डेट को जारी हुआ है वो सब डाल देंगे, कितने परसेंटेज रहे। और अब देखिए BDS के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट डाल दीजिए, खाली बहुत है, नहीं तो एक एक डालेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो ओरल पैथोलॉजी को OP लिख दीजिए, ओरल मेडिसिन छोटा छोटा करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओरल सर्जरी को OS लिख दीजिए। ठीक है, तो छोटा छोटा करके आप डाल सकते हैं जिस भी कॉलेज से आप पढ़े हैं और उसका वो। ऐसे ही अगर आप MDS का जो भी आपकी रही वो चीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे। और आपने कोई और आपकी इम्पोर्टेंट आपने क्वालिफिकेशन करी है तो वह यहाँ आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कमीशन ने आपको 2 कॉलम और दिए हैं और कोई आप डालना चाहते हैं। ठीक, अगर आप, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ग्रेड प्रणाली से यानी CGPA आपको मिला है तो उसके कितने अंक मिलते हैं। मान लीजिए 9 CGPA है तो उसके अंक कितने बनते हैं, तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका अनुभव है तो आप अनुभव को यहाँ पे आपको अनुभव का उल्लेख करना है, अनुभव के बारे में आपने बताना है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जूनियर रेजिडेंट रहे हैं तो ठीक है, जूनियर रेजिडेंट आ जाएगा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहे हैं, कहाँ पे रहे, मान लीजिए किसी भी आप जिला अस्पताल में रहे तो उसका नाम लिख दीजिए, कब से कब रहे हैं, और आपकी वेतन की परिलब्धियाँ, कितना आपको वेतन मिलता था वो आप लिख देंगे। और कार्य अनुभव अवधि में, जैसे मान लीजिए वहाँ पे डेंटल डायग्नोसिस जो भी करते थे आप, डेंटल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करते थे, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक, अब कैसा था, गवर्नमेंट था, अगर गवर्नमेंट था तो शासकीय, अगर सेमी गवर्नमेंट था अर्धशासकीय, या प्राइवेट था तो अन्य का यहाँ ब्यौरा आप दे दें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो भी अब जिसमें यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय
पे सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ करना है। ठीक है, केवल वही सेवा का विवरण अंकित करें जिसमें आप निरंतर सेवा में सेवारत हों। ठीक है, तो जो आपने अगर आपने रेगुलर आपने कोई सेवा दी है तो आपने गवर्नमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सारे फॉर्म दिए हुए कि क्या पद रहा, कौन सी संस्था में हमने काम करा है, कैसी थी, शासकीय थी, अर्धशासकीय, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, कब से कब काम करा, नियमित थी। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन बोला है नियमित है, तो नियमित है। अगर मान लीजिए रेगुलर है तो जैसे मान लीजिए 1 साल की जीआरशिप आपने करी है तो नियमित आ जाएगा, और मान लीजिए अगर एडहॉक पे 3-3 महीने करी है तो उस पर आपका संविदा आ जाएगा। ठीक है, वेतन भत्ता कितना था, वेतनमान की परिलब्धियां, वेतनमान कितना था, तो ठीक है, तो आप यहाँ डाल देंगे वेतनमान। देखिए वेतनमान आपका अलग अलग प्रकार का होता है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ वेतनमान आपका क्या है। जैसे हम लेवल 10 के अंदर आते हैं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लेवल 10 नॉर्मली लेवल 10 के अंदर आते हैं, तो लेवल 10 का वेतनमान आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से 56,100 होता है। ठीक है, तो टोटल इसके बाद आपको एनपीए और आपको एचआरए लग के जो टोटल मिलता है वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर वहाँ का कोई नंबर हो वो आप डाल देंगे। ठीक है, अगर आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर आपने वो काम कराया एनओसी तो संलग्न कराया हाँ या ना। ठीक है, यदि आप किसी अन्य विभाग में मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़ के, मान लीजिए आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करी है एमपी के अंदर, ठीक है, तो या कहीं अभी आपने कोई जॉब करी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे जो कि मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़ के है, तो उसका डिटेल आपने यहाँ डाल देना। मान लीजिए आपने ईएसआई में काम करा है तो आप ईएसआईसी, या फिर आपने ईसीएचएस में काम करा है तो आप ईसीएचएस के अंदर जो भी आपने काम करा है, ठीक है, वो यहाँ आप डाल देंगे। जो भी पोस्ट पे करा है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर यदि आप आयु सीमा में छूट चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उल्लेख करें, क्योंकि देखिए जो लोग ऑलरेडी वर्किंग थे मध्य प्रदेश शासन में उनको आयु की छूट भी दी हुई है, तो यहाँ पे आपको उसको उल्लेख कर देना है। आप भारत के नागरिक हैं, हाँ, ठीक है, तो ये सब नॉर्मली लोग भारत के नागरिक ही हैं क्योंकि तभी आप फॉर्म भर पाए। ये सब चीज़ें आप यहाँ भर देंगे, क्या आप विवाहित हैं हाँ या नहीं, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की डिटेल भर देनी है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप अपने आपने कोई खेल कूद की प्रतियोगिता या फिर आपने विश्वविद्यालय लेवल, पहले स्टेट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने उसका प्रतिनिधित्व कराया तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, और कौन से राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय से आप रहे हैं तो वो आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपने एनसीसी में भाग लिया है तो यहाँ पे आप उसका एनसीसी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे जो ओ लेवल होता है, बहुत सारे होते हैं, तो जो भी होता है अगर आपने कोई ऐसा है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र भी आप अटैच करेंगे। अगर आपको कभी भी शासकीय सेवा या किसी सेवा से आपको दंडित करा गया है तो उसका उल्लेख आपको यहाँ करनी है। अगर आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही है, ठीक है, अगर आपको किसी भी कभी पब्लिक सर्विस कमीशन से डिबार करा गया है, कोई सी परीक्षा से निकाला है तो उसका उल्लेख आपने यहाँ करना है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला था कि अगर आप हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपका फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड हुआ था और आपने कोई केस डाला था तो उसकी सारी क्रमांक, कब निर्णय आया और कौन सी खंडपीठ थी, ग्वालियर थी, जबलपुर थी, इंदौर थी, वो यहाँ आप डाल देंगे। ठीक है, अगर आपने कोई बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रकाशन करे होते हैं, पब्लिकेशंस करी होती हैं या कोई ऐसी अभिरुचियां हैं तो वो आप उसका उल्लेख यहाँ पे कर देंगे, जो कि आपके मतलब ऐसी जानकारी जो कि आपके सिलेक्शन में सहायता कर सकती है। कोई पब्लिकेशंस हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवार ने यहाँ अपने आप साइन करेंगे कि भाई मैं जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये सही हैं, यहाँ आपके साइन आ जाएंगे और यहाँ आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे किस स्थान पे आप कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने इंदौर ले रखा है शुरू से तो इंदौर ला जाएगा। जिस दिनांक पे आपने फॉर्म भरा है वो आप फॉर्म डाल देंगे। मान लीजिए 10 दिसंबर को फॉर्म भरा है तो 10 दिसंबर 2025 आपका ये आ जाएगा। ऐसी अनुप्रमाणन फॉर्म है जो कि मैं ऊपर आपको दिखाया था, अनुप्रमाण फॉर्म, जिसकी आपको 3 कॉपी लगानी थी। ठीक है, 3 आपने ओरिजिनल भरने हैं, तो इसके फोटो स्टेट नहीं कराने, 3 ओरिजिनल भरेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन क्रमांक, पंजीयन, परीक्षा का नाम, पद का नाम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ फर्स्ट पर फोटो, यहाँ आपके साइन आ जाएंगे। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए, जब मान लीजिए आप अमन है, नाम यहाँ आ जाएगा और सरनेम आ जाएगा आपका कुमार। वर्तमान पूरा पता मैं आपको सारा बता चुका हूँ। स्थायी पता, पाकिस्तान के निवासी हैं तो उस देश का पता भारतीय संघ का, तो ये तो नॉर्मली लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, ठीक है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, बस डैश लगा के खाली छोड़ दीजिए। आवेदन का आधार कार्ड का नंबर, जो भी आप आवेदक आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। ईमेल आईडी, आवेदक का मोबाइल, दूरभाष नंबर।
ठीक है, आप जहाँ पे अब देखिए यहाँ आपको डिटेल देनी है कि आपने अब जहाँ जहाँ स्थानों के ब्यौरे जहाँ 5 वर्ष के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप रहे हों 5 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक और 21 समय के बाद, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको दे देनी है। मान लीजिए आप कहीं नौकरी के लिए गए और आप मान लीजिए रहे हैं, तो जिस डेट से जिस डेट तक रहे हैं और कहाँ कहाँ रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल पूरी आपने यहाँ पे अपने डालनी है। चाहे आप पढ़ाई करने के लिए गए तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने पिताजी का नाम देना है। पिताजी का नाम मान लीजिए सुरेश कुमार, तो श्री सुरेश कुमार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिटेल्स फिर वही जो आपके फादर की वर्तमान डाक पता जहाँ पे हो गया है, जहाँ पे आप पत्राचार चाहते हैं वहाँ पे आप डाल देंगे, जहाँ फादर आपके रहते हैं। यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो आप पिछला पता भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। घर का स्थायी पता, व्यवसाय, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, सेमी गवर्नमेंट में थे, प्राइवेट में, अन्य या कोई बिजनेस करते थे तो यहाँ पे आप डाल देंगे। और यदि पिताजी आपके गवर्नमेंट जॉब पे थे तो सारी किस पद पे थे, किस पद का प्रकार था, यानी संविदा था, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल था या परमानेंट था, नियमित था, कौन से विभाग में काम करते थे। मान लीजिए कि अब वो मान लीजिए कि हेल्थ में ही काम करते थे तो चिकित्सा विभाग आ जाएगा, ठीक है। कौन से विभाग का पता क्या था, उनका नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ये चीज़ें आप लिखेंगे। आप व्यक्तियों के पिता आपके नॉर्मली भारतीय हैं सबके, ठीक है, तो जो भी उनकी राष्ट्रीयता है वही उसका लेख आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर आप मैरिड हैं तो आप उसका यहाँ पे उल्लेख कर देंगे, ठीक है। आवेदक की जन्म तारीख, वर्तमान आयु कितनी हो रही है, और मैट्रिक परीक्षा यानी 10th के जब आपने पास करी तो आप कितने साल के थे, तो ये आप यहाँ पे उसका उल्लेख कर देंगे। इसके बाद आवेदक का जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें स्थित है, ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपका धर्म जो भी है, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो यहाँ आप उसका उल्लेख कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया। श्रेणी, अगर आप आते हैं अनुसूचित जाति में आते हैं तो आप श्रेणी लिख देंगे, श्रेणी का नाम लिख देंगे। और उसमें भी मान लीजिए अगर मान लीजिए आप ओबीसी हैं तो आपने डाल दिया अन्य पिछड़ा वर्ग। और उसमें भी अलग अलग जाति होती हैं, तो जिस भी जाति से आप ताल्लुकात रखते हैं तो वो उसका उल्लेख यहाँ कर देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ सुनार है तो आपने सुनार यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कौन सी जाति से आप आते हैं, ठीक है। आपने शैक्षिक अर्हताएं जो कि आप 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया है, कहाँ कहाँ पढ़े हैं। मान लीजिए 15 वर्ष में नॉर्मली लोग 10th में होते हैं, ठीक है, तो 10th के बाद जो भी 10th 12th, ठीक है, आपने BDS जो भी चीज़ें करी हैं, तो कब आपका सिलेक्शन हुआ और कब आपने वो छोड़ा, और कौन सी, अब जैसे 10th करा तो आपने 10th पास करी है, ठीक है, और उनकी अंक उसके जो प्रमाण पत्र अंक सूची हैं और वो सब आप यहाँ पे लगाएंगे। और रोल नंबर जो भी आपका 10th में रहा वो आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही आ गया कि आपने कोई नियोजन मतलब आपका कोई कहीं काम करा है तो आप वहाँ पे यहाँ पे सारी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर जहाँ पे आपने काम करा हो, ठीक है, इस चीज़ में आप डाल देंगे। और आपने क्या पिछली सेवा कहीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर दिया था, सर्विस छोड़ी गई तो आपके विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई की गई थी, आपकी सेवा का समाप्त नोटिस दिया गया था, तो अगर आप कहीं पे भी वर्किंग थे तो आपने वहाँ NOC दिया था, हाँ या ना। और अगर आपके खिलाफ कोई वो हुई हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो वो आप यहाँ पे उल्लेख कर देंगे, ठीक। गिरफ्तार किए गए, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे आप उस केस का नाम डाल देंगे, अपराध क्या है, कौन कौन से ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अपने साइन और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब बात ध्यान रखना है कि आपने 2 लोगों की आप यहाँ विटनेस देनी है। विटनेस उन लोगों की दीजिएगा जो कि आपके यहाँ मतलब आपके घर के आसपास रहते हों और प्रेजेंट हों, ठीक है, तो उन लोगों की दीजिएगा। ऐसे लोगों को, क्योंकि बाद में इनकी वेरिफिकेशन की जाती है और ये लोग मौजूद होने चाहिए, तो इसका नाम आप बहुत ध्यान से भरिएगा। मान लीजिए जो भी आपके पड़ोसी हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, उनका नाम ध्यान से यहाँ पे भरिएगा और वो लोग प्रेजेंट भी रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो बाहर रहते हो तो, क्योंकि फिर उस टाइम आपको दिक्कत आ सकती है जब वो लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपने नहीं भरना है, ठीक है।
इसके बाद ये अभिवचन पत्र है, इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं है। विज्ञापन क्रमांक, परीक्षा का नाम, पद का नाम, रोल नंबर, नाम, पद नाम, ठीक है। आप रोल नंबर आपका जो भी रहा, नाम मान लीजिए हम अमन कुमार लेके चल रहे हैं, पद नाम हो गया दंत चिकित्सक, ठीक है। ठीक है, अगर आप किसी सेवा पे रहे, हाँ या ना, ठीक है। अगर आप साक्षात्कार के दिन कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हाँ या ना जो भी है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए घोषणा पत्र है कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो ये आपने भर देना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल आएगी। ऐसे ही अभिवचन प्रमाण पत्र है, जहाँ पे साक्षात्कार की तिथि अभी आपको नहीं पता है, विज्ञापन क्रमांक आपको पता है 46/2024/31/12/2024, परीक्षा का नाम हो गया दंत चिकित्सक, ठीक है। रोल नंबर आप डाल देंगे, पद का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, दंत चिकित्सक ही आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये था पूरा फॉर्म जिसको हमने दोबारा समझा दिया। इसके बाद भी मेरे पास कॉन्टिन्यूसली मैसेज आते हैं तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तब भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, पर फॉर्म इसको जितने भी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिलेंगे उनको गलत मत करिएगा, ठीक है। दोबारा पूछिए पर गलत मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी से इसको फॉर्म को जाके फिजिकली, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको सबमिट करा के आइएगा। थैंक यू।